एक ही जिद थी स्टार्टिंग से कि बिजनेस करना है और खुद का करना है। फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल जो कि विद इन 3 months 10,000 सब्सक्राइबर पे पहुंच गया। आप अपनी कंटेंट के साथ में ज़्यादा गेम खेलोगे तो वो डिप होना शुरू हो जाएगा। आपने जो अभी ये एजेंसी स्टार्ट की है कंटेंट क्रिएशन की, इसको कितने साल हो गए और कौन से क्लाइंट्स हैं आपके? इसमें आप कौन सी सर्विसेज वगैरह क्या प्रोवाइड करते हैं? करियर पे फोकस नहीं कर रहे, गर्लफ्रेंड बन नहीं रही है, डेस्परेट हो रखे हैं, डीएम्स कर रहे हैं, डेटिंग एप्स के ऊपर दिन भर स्वाइप्स कर रहे हैं। Correct. मुंबई जैसे शहर में अब आ गया तो यहाँ पे तो आके मैं शॉक्ड हो गया कि हुकअप कल्चर, सिचुएशनशिप्स, डेटिंग कल्चर। कि जो पहले क्लाइंट्स थे जैसे अपना 2 लाख 3 लाख जो भी उनके फॉलोअर्स थे, तो अर्निंग कितना हुआ था आपका? 8 करोड़ से ज़्यादा एक डेटा है, 8 करोड़ से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं हिंदुस्तान में। उसमें से 1.5 लाख लोग केवल ऐसे हैं जो उससे पैसा बना रहे हैं। अरे मुकुल भाई, इधर कैसे आ गए आप तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे थे ना? अरे भाई चेतन भाई, आपने तो क्या एकदम पिन पॉइंट पे टच कर दिया। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बाय द वे, और मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट के अंदर सारा एक्सप्लेन करूं। ओके। फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, फ्रॉम स्टूडेंट हु वाज टॉपर इन फ्रॉम 6th to 12th तक मैं क्लास के अंदर टॉप 3 के अंदर ही रहता था। और आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर IIT इन कोटा। सिलेक्शन नहीं हुआ था बाय द वे, बट अच्छी कॉलेजेस के अंदर मेरे को एडमिशन मिल रहा था। तो एक काफ़ी पढ़ने वाला स्टूडेंट था मैं, हाँ। और घर वालों का ओबीडियंट टाइप सा। बट एक ही जिद थी स्टार्टिंग से कि बिजनेस करना है और खुद का करना है। और फैमिली में कोई बिजनेस था नहीं हमारा, पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो पूरा गवर्नमेंट जॉब वाला, प्राइवेट जॉब वाला, जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट था। तो मेरे दिमाग में 8th 9th से वो चलती कि यूट्यूब आ गया था उस टाइम नया नया। तो यूट्यूब पे आई यूज टू वॉच वीडियोस ऑफ रितेश अग्रवाल ने ओयो बिल्ड किया है, या फिर कुछ बड़े यूट्यूबर्स से, अमन दत्तरवाल था उस टाइम, तो वो कॉलेज के अंदर रहते हुए यूट्यूबिंग स्टार्ट की उन्होंने और बहुत पैसा कमा रहे थे उससे वो। तो मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में उस टाइम नॉलेज हो गया। तो मैंने कहा यार, मेरे घर वालों के पास करोड़ों रुपए नहीं पड़े कि मैं लाइफ के अंदर को बिजनेस शुरू करूंगा तो मेरे को 25-30 लाख रुपए फूंक देंगे मेरे बिजनेस के लिए। क्योंकि आज से 10 साल पहले बिजनेस कैसे शुरू होता था, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। वो कंटेंट की इंडस्ट्री, तब ये पता चला कि यार इसके अंदर पैसा तो लगाना ही नहीं है। आपको अगर कैमरे के सामने बैठ के बोलना आता है, या फिर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, तो आप बहुत अच्छा पैसा छाप सकते हो। तो मैं 8th 9th 10th के अंदर पढ़ाई के साथ साथ में यूट्यूब पे इंस्टीट्यूट ऑफ वॉचिंग एंटरटेनमेंट, कॉमेडी एंड टाइम पास वाले वीडियो, ऑफ कोर्स सब देखते, वो भी देखता था मैं, बट मेन मैं कंटेंट कंज्यूम करता था इसका संदीप माहेश्वरी की बिजनेस कंटेंट, अमन दत्तरवाल का कंटेंट, विवेक बिंद्रा की बिजनेस केस स्टडीज। तो वो थोड़ा शौक था, उससे क्या माइंड पूरा बिजनेस के हिसाब से बिल्ड होगा कि मेरे को करना तो बिजनेस से खुद करे। पढ़ाई में अच्छा था तो घर वालों ने पढ़ाई से अलग होने नहीं दिया, और मेरा भी इंटरेस्ट था कि यार पढ़ना तो है अपन को। तो मैंने 10th में पढ़ाई की, फिर मैं कोटा गया, फिर 12th में भी आई टॉप, 10th में भी आई टॉप, एंड आफ्टर दैट मेरे को बहुत अच्छी कॉलेजेस के अंदर साउथ में एडमिशन मिल रहा था। जो कॉलेज ऐसे होते हैं कि वहाँ पे 20-25 लाख की फीस है। गवर्नमेंट कॉलेज में ऑफ कोर्स मेरे को अच्छी IITs में एडमिशन नहीं मिला था टू बी ऑनेस्ट, बट ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन है जहाँ पे ROE अच्छा है, लाइक 20-25 लाख में फीस थी, और आफ्टर दैट एक प्लेसमेंट में अच्छा वाला प्लेसमेंट, हाँ, वो एक बड़ी पैसा फुल, हाँ वैसा एक था वहाँ पे। बट उस टाइम इवन हमने 3.5 लाख रुपए दे के पापा ने सीट सिक्योर कर ली थी वहाँ पे। और फिर उससे 16 तारीख की डेडलाइन थी कि 16 तारीख तक अगर डिसीजन नहीं दिया तो आफ्टर दैट अपन को उसमें पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैंने ग्राउंड रियलिटी चेक किया कि भाई सीन क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको रोज कॉलेज आना पड़ता है, रोज असाइनमेंट्स करने पड़ते हैं, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जम के घिसवानी पड़ेगी, फिर आप कोडिंग की तैयारी करके एक अच्छी नौकरी लग सकते हो। और मेरा तो शुरू से इतना क्लैरिटी था, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को कर रहा हो तो बिजनेस ही है भाई, जॉब तो मुझे करनी ही नहीं है, करना बिजनेस है। और जॉब करने का और बिजनेस करने का सबसे सही तरीका कौन सा है? कंटेंट क्रिएशन, है ना। तो 2020 की बात है, कोविड था उस टाइम, तो उस टाइम मेरे माइंड में क्लियर था मेरे को कॉलेज के अंदर कंटेंट के अराउंड कुछ ना कुछ करना है, कंटेंट बनाना है या फिर कंटेंट की सर्विसेज देनी है। और इसके लिए मैं 8th क्लास से फोटोशॉप सीखनी शुरू कर दी थी। फोटोशॉप, हाँ, तब कैनवा नहीं था शायद, कैनवा नहीं। फोटोशॉप मेरे को 8th की समर वेकेशन में, 9th की समर वेकेशन में मैंने फोटोशॉप बहुत अच्छे लेवल पे तैयार कर लिया। कहाँ से सीखा आपने? वो मेरे घर के पास में पापा के फ्रेंड का एक स्टूडियो था। वहाँ पे मैं जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तब साइकिल पे जाता था वहाँ पे, और 2-2 3-3 घंटे उनके पास बैठा रहता था। जो फोटो स्टूडियो नहीं होते नॉर्मल के फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोज प्रिंट करते हैं, तो उनको बेसिक फोटोशॉप आती थी। फिर उसमें क्या, मैं 2-3 महीने गर्मी की छुट्टी में उनके पास रहा, तो वेडिंग फोटोग्राफी जो करते थे वो स्टूडियो वाले, तो उनसे क्या मैं फोटोशॉप के बेसिक सीख गया। और यूट्यूब पे
इतना कंटेंट था ही नहीं फोटोशॉप सीखने का। करेक्ट। फिर धीरे धीरे मैं यूट्यूब से और फोटोशॉप को एडवांस करता गया। खाली टाइम में मेरा एक ही काम होता था, मैं डिजाइनिंग करता था। ओके, ठीक है। तो पापा का मैं अच्छी पढ़ाई भी कर रहा था और ये चीजें भी टाइम में मैं डिजाइनिंग कर रहा था। मेरे को पता था ये स्किल्स मेरे को अच्छा पे करेगी बात है। मैंने फ्यूचर देख लिया कि अब बाद में कंटेंट बहुत चलने वाला है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे थंबनेल्स बनाने सीखे। पापा का बर्थडे आ रहा है उसका पोस्टर बना दिया, घर पे किसी की एनिवर्सरी उसका बना दिया, किसी का रिटायरमेंट हो रहा है उसका पोस्टर बना दिया। तो ऐसे करते करते वो ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल पॉलिश होती रही मेरी। तो फिर जैसे पढ़ाई लिखाई स्टार्टेड फ्रॉम फोटोज लाइक फोटो एडोब फोटोशॉप में सीखा। उस टाइम तो मैं जब सीखता था ना स्टूडियो में, तो वहाँ पे गया, उनकी शादी के शूट होते थे ना, लड़के लड़की कैसे दुल्हनिया क्या, उन फोटोज को फोटोशॉप में एक पॉलीगनल टूल होता है उससे कट करने की प्रैक्टिस कर रहा था। तो वहाँ से शुरू की और फिर मैं फोटोशॉप के एडवांस लेवल पहुँच गया था माई 12th एंड फिर कॉलेज में जैसी एडमिशन वाली वो जो डिसीजन चल रहा था कॉलेज वाला मेरा, कि मैं कंफ्यूज था कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ इस कॉलेज में। तो मैंने सोचा कि 25 लाख रुपए इस कॉलेज को दूंगा और उसके बाद मेरे को 10-12 लाख की प्लेसमेंट मिलेगी, जो मेरे को करनी नहीं है। करेक्ट। और उसके बाद पैसे देने के बाद मेरे को टाइम भी लगाना, मेरा वहाँ पे रोज कॉलेज भी जाना, तो मेरे को भाई ये नहीं करना। ऐसे कॉलेज में जाऊँगा जिससे मेरे को डिग्री मिल जाए बस, और पूरा टाइम मिले कंटेंट और बिजनेस बिल्ड करने का। ओके। तो मैं Tier 3 सिटी से बिलोंग करता हूँ, बीकानेर से, जो भुजियो के लिए फेमस है। हाँ। भुजियो की और वुलन की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बीकानेर के अंदर है। तो वहाँ की ये कॉलेज है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर, इंजीनियरिंग का। और उस कॉलेज के अंदर अटेंडेंस का इतना सीन नहीं है और बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है और एक स्टेट लेवल की कॉलेज है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कम थे। हाँ, तो मेरे को टाइम भरपूर मिला एक्सप्लोर करने का। तो इन द फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, जो कि विद इन 3 months 10,000 सब्सक्राइबर पे पहुंच गया। तो मैंने एक ऐसा मार्केट टैप कर दिया था। भाई क्या उसके बारे में बताओ यार। हाँ। क्या क्या ऐसा 10 में 3 महीने में 10,000? 3 महीने में 10,000। और वो उस टाइम पे कोविड से जस्ट बाद में, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी केस स्टडी थी मेरे लिए, क्योंकि उसका रीज़न ये था, मैं कोटा में पढ़ा रहा था। कोटा में पढ़ाई की थी मैंने 1-2 साल। तो वहाँ पे जितनी भी कोचिंग थी ना, 10 से बड़े बड़े ब्रांड्स थे, रेजोनेंस, एलन, फिटजी, ये सारे कोचिंग्स। तो मैंने क्या, सारी कोचिंग्स के जो कुछ कोचिंग्स में तो मैं भी पढ़ा था, सब कोचिंग्स के प्रॉपर कोचिंग रिव्यूज मैंने यूट्यूब पे बनाए थे। तो वो वन ऑफ द कंटेंट था जो कभी बना ही नहीं था यूट्यूब पे। तो वो जो कोचिंग का कंटेंट था ना, मैंने चेक किया भाई इस पे तो किसी ने कंटेंट बनाया ही नहीं है। और मैं क्योंकि उस टाइम नया नया स्टूडेंट ही था, मेरे को बहुत चैलेंज आता था कि इस कोचिंग की ग्राउंड रियलिटी क्या है। ऐड में तो बहुत बड़ा बड़ा दिखाते हैं कि इस बंदे ने टॉप किया हमारे कोचिंग से, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी टॉपर्स निकले हैं, बहुत हाई फाई शो ऑफ करता है, उससे पेरेंट्स डिल्यूज होकर बच्चों को एडमिशन करा। मैंने वहाँ के एक एक बच्चे से, क्योंकि सब लोग दोस्त ही थे, सबको कॉल करके पूछा भाई यहाँ पे क्या रियलिटी, क्या सच्चाई, ये बता। तो हर कोचिंग का कोचिंग रिव्यू बना। जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ वैसे 10,000 व्यूज विद इन 4 दिन 5 दिन। तो वो सप्लाई डिमांड वाला चीज था। आप उनके रिव्यूज लेते थे उन बच्चों के रिव्यूज लेके फिर मैं एक सिस्टमेटिक वे में वीडियो बनाता था, पूरी प्रेजेंटेशन बना के, पूरे ग्राफिक्स बना के, इसमें मैं इसको इतना रेट करूंगा, इसकी टीचिंग क्वालिटी को ये रेट करूंगा, इसकी फीस स्ट्रक्चर को ये रेट करूंगा। तो मतलब जिस बच्चे को भी एडमिशन लेना उस कोचिंग के अंदर, मेरी जो प्लेलिस्ट थी उसके लिए बेस्ट थी। तो मतलब इतना वायरल हुआ था वो, मतलब उस पूरी सीरीज के ओवरऑल अगर व्यूज देखें तो 7 से 8 लाख व्यूज आ गए थे मेरे, है ना। और विद इन 3 से 4 महीने में ये चीज हुई थी, मोनेटाइज सब हो गया, क्योंकि मैंने प्ले किया केवल सप्लाई एंड डिमांड पे, कि यार इस चीज का कंटेंट है ही नहीं और यूनिक था और मेरे को पता है कि ये चलेगा, क्योंकि हर बच्चे की और हर पेरेंट्स की नीड है ये। तो पहला वहां पे मेरा किक मिला। फिर मेरे वो क्या एक राइज के बाद में डाउन आना शुरू हुआ कि मैंने क्या, मेरे को यार लाइफ टाइम कोचिंग वाला यूट्यूबर तो नहीं बनना था। मेरे पास में ऑफर्स आने लगे बड़ी बड़ी कोचिंग से कि आप पैसे ले लो। मेरे को ये नहीं करना, बच्चों और पेरेंट्स की भलाई के लिए मैंने किया ये। अरे यार, तो ये चीज मुझे नहीं करनी। इवन बहुत बड़े ब्रांड से ऑफर आए थे, पूरा मतलब कि हमारे चैनल इतने सर्टेन अमाउंट ले लो और आप हमारे फेवर में अच्छा बोलो, है ना। तो मैंने कहा भाई कंटेंट में पाइवट कर दूंगा, मैं और कुछ कर लूंगा। तो मैंने कंटेंट चेंज किया, फिर हम बिजनेस के ऊपर बनाने लगा। फिर मैं साथ में ग्राफिक डिजाइनिंग और डीएम करके यूट्यूबर्स के साथ काम करना शुरू किया, कंटेंट बनाने के साथ साथ में। तो मैंने थंबनेल्स बनाने शुरू किए लोगों के लिए। तो फिर वो फ्रीलांसिंग पे जो मैं कर रहा था उसके ऊपर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। सही बात। अब कंटेंट पे बात करता है, यूट्यूब पे जब आप ऐसी चीज करते हो ना कि आप अपनी कंटेंट के साथ में ज्यादा गेम खेलोगे तो वो डिप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑडियंस कौन सी थी? पढ़ने वाली। पेरेंट्स ने सब्सक्राइब किया था, बच्चों ने सब्सक्राइब किया था। मैंने कंटेंट का डालना शुरू कर दिया, फ्रीलांसिंग का, बिजनेस का। अब मेरे को तो फोटो एडिटिंग मजा तो मेरे को उसी में आ रहा था। इवेंचुअली मेरे को लाइफ में वही करना था, तो मैं फोर्स तो नहीं कर सकता खुद को। तो उस चक्कर में मेरी एकदम व्यूज ड्रॉप, 10,000 से सीधे 100 व्यूज, 200 व्यूज, 150 व्यूज। तो मेरे जो चैनल की ग्रोथ थी अगले 1.5 साल से लेके अभी तक 25,000 सब्सक्राइबर पे अटका हुआ है वो, है ना। अभी तक उस चैनल का कुछ भी कंटेंट स्पेसिफाइड नहीं है। तो मैंने इवन 400 वीडियोस उसके बाद में एक्सपेरिमेंट किए। उस कंटेंट के बाद में मैंने 400 वीडियोस उस यूट्यूब चैनल पे, बड़ी वीडियो लाइक शॉर्ट्स वगैरह, शॉर्ट्स दोनों मिला के किए।
स्टिल नॉट सिग्निफिकेंट ग्रोथ। यूट्यूब पे मेरे 25,000 सब्सक्राइबर हुए थे सितंबर 2022 तक, और इंस्टाग्राम पे मेरे 5,000 फॉलोवर हो गए थे। मिलियंस में व्यूज आए थे काफी रील्स में, बट कहते हैं ना एक प्रॉपर मैं कंटेंट खुद को फिगर आउट नहीं कर पा रहा था किस डायरेक्शन में जाना है, और वो एक चीज हो नहीं पा रही थी। तो उस पॉइंट पे फिर मैं कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में घुसने का सोचा, जो मेरे को इवेंचुअली जिसके अराउंड बिजनेस बिल्ड करना था। तो वहां से स्टार्ट हुई थी कंटेंट मीडिया की, जो मेरी आज कंपनी है। तो आपने जो अभी ये एजेंसी स्टार्ट की है कंटेंट क्रिएशन की, इसको कितने साल हो गए और कौन से क्लाइंट्स हैं आपके? इसमें आप कौन सी सर्विसेज वगैरह क्या प्रोवाइड करते हो? तो ऑलमोस्ट देखो चेतन में 18 महीने हुए एजेंसी को शुरू किए हुए, और मैंने जब स्टार्ट की थी कंटेंट मीडिया को, तब हमारा पूरा फोकस था एडिटिंग वीडियोस फॉर क्रिएटर्स, एडिटिंग रील्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स जो फाइनेंस नीड्स के हैं। मतलब इतना नीच डाउन कर दिया था मैंने बिजनेस का इतना ज्ञान लिया था, ये तो बता दें जितना अपन किसी एक चीज का एक्सपर्ट अपने आप को दिखाएंगे उतना जल्दी वो चीज बिकेगा मार्केट में। अभी आपको आगे मैं बोलूंगा ना कि चेतन भाई मैं डेडिकेटेडली पॉडकास्ट की एडिटिंग करता हूँ, तो आप मेरे से ही करवाओगे। एग्जैक्टली 10 दूसरे लोग बैठे हमारे एडिटर है, पर तुम्हारा यूएसपी क्या है? हाँ। मुकुल केवल पॉडकास्ट वालों की करता है। एग्जैक्टली। तो आप मेरे मैं आपको सबसे ज्यादा कि मैं सेलेक्ट हूँ, तो मैंने ये परसेप्शन बना के एक इंस्टाग्राम पे पेज बना दिया, और उसी पेज से मैं कोल्ड डीएम, मेरा क्या थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन किया हुआ था, 25-30 हज़ार सब्सक्राइबर थे, तो नेटवर्क भी था। अच्छा, इनिशियल क्लाइंट तो मेरे को मेरे नेटवर्क से मिल गया, फिर हमने लोगों के लिए वीडियोस एडिट करना शुरू किया, वहां से माउथ मार्केटिंग हुई, रेफरल मिले, तो एक क्रिएटर से 5 क्रिएटर हुए, फिर वो क्रिएटर से धीरे धीरे ब्रांड्स आए हमारे पास में, और हमने ब्रांड्स भी हुए रखे जो फिनटेक कंपनीज है, और फिनटेक कंपनीज ओनली, बस उन्हीं ब्रांड्स के साथ में हमने काम किया। तो फाइनेंस के अभी हमारे पूरी एजेंसी के अंदर हर एक एडिटर को पता होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, एनएसई क्या है, बीएसई क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, डेरिवेटिव्स क्या होता है। तो इतना हमारा एक्सपर्टीज हो गया उस फील्ड के अंदर, है ना? सही बात है। तो हमने उसी तरीके से शुरुआत की थी, और पिछले 18 महीने के अंदर हमने जब शुरू किया तो विद इन 6 मंथ्स हमारे पास में 3 कॉर्पोरेट ब्रांड्स इवन और 10 से ज़्यादा फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स इंडिया के बड़े बड़े जो आप नाम सोच सकते हो वो सारे हमारे पास में थे। कोई एक नाम बता सकते हो? तो नाम एक्चुअली में सबके हम रिवील नहीं कर सकते, बिकॉज क्या होता है इन्फ्लुएंसर्स के अंदर एक थोड़ी सी एक चीज है कि हाँ कि वो अगर कॉम्पिटिटर ने अगर ले लिया एडवांटेज, वो थोड़ा वो एक डिसएडवांटेज भी है इस चीज का कि आपको क्लाइंट्स को वही आप उस चीज की मार्केटिंग नहीं कर वो वाली चीज है। तो फिर कंपनीज का नाम बता सकता हूँ, जैसे एक धन करके कंपनी है, एक अपसर्च करके कंपनी है, अभी एक मोतीलाल ओसवाल की एक सिस्टर कंपनी तेजी मंदी करके, वो हमारे क्लाइंट है, एक ग्रेट फॉर्म्ड इन्वेस्टर करके कंपनी है, दैट्स आवर क्लाइंट। तो ऐसे जो भी फाइनेंस के अंदर कंपनीज जो भी फाइनेंस को आपने टारगेट किया, इसके आसपास की जितनी कंपनीज है उन सबके साथ में हमने कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है। राइट। और इस क्रिएटिव इंडस्ट्री में क्या होता है ज्यादा, एक मैहुल की कंपनी है मल्टीफेस, है ना? राइट। तो कोई कंपनी में मल्टीफेस के नाम से बिलिंग हो रही है बट सर्विस मैं दे रहा हूँ, राइट, है ना? कोई कंपनी में कंटेंट मीडिया के नाम से बिलिंग हो रही है बट सर्विस मल्टीफेस दे रहा है। Exactly. तो डायरेक्टली हमारा नाम नहीं जाता, कोई दूसरी एजेंसी बीच में होती है, ऐसा होता है, उसको सर्विस दे, ऐसा होता है, तो उनके नाम हम क्या हमारे पोर्टफोलियो में डाल नहीं सकते। सही बात है। तो ऐसे करते करते हमने इनडायरेक्टली भी काफी फाइनेंस कंपनीज के साथ में काम किया है। करेक्ट। मुकुल भाई, आपने फिनटेक को ही मतलब क्यों चूज किया? और उसके साथ ही कि जो क्लाइंट्स मिलना होता है ना, वो इजी प्रोसेस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है उसके बाद मिलते, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे कि बाकी लोगों को भी थोड़ा उससे इंस्पिरेशन मिलेगा? तो देखो, फिनटेक को चूज करने का सिंपल सा रीजन ये था कि मेरे को कॉमेडी एंटरटेनमेंट वाले नीच ज़्यादा अपील करते नहीं है, मैं खुद को प्रीमियम सेगमेंट वाली चीज़ ज़्यादा अपील करूँ। फिनटेक का जो पूरा सेगमेंट है ना, प्रीमियम लोगों से भरा हुआ है। इन केस ऑफ मनी वगैरह वीसी मनी आता सबसे ज़्यादा फिनटेक कंपनीज के पास में ज़्यादा पंप होता है, या फिर पैसा जहाँ पे आप सारा फाइनेंस के अंदर ही आपको दिखेगा। और उस टाइम वो बूमिंग इंडस्ट्री थी, आरपीएम भी उसका ज़्यादा होता है। हाँ, आरपीएम यूज़ करता था फाइनेंस वीडियोस का। तो उस चक्कर के अंदर फिर मैंने सोचा अपन को इसी इंडस्ट्री के अंदर रहना है। और अभी ये मैं नहीं कहूँगा कि हम एक्सक्लूसिवली फिनटेक के लिए, हमारे कुछ सर्विसेज है जो एक्सक्लूसिवली फिनटेक के लिए, बट हम जो वीडियो एडिटिंग का हमारा सेगमेंट है जिसके अंदर हम क्लाइंट्स के लिए सिंपली वीडियो एडिट करके देते हैं, वो हम इवन फॉरेन मार्केट के अंदर लाइक दुबई में, न्यूयॉर्क में, यहाँ पे भी हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको हम वीडियो एडिटिंग सर्विसेज भी देते हैं। और वहाँ पे नीश की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पे कोई भी क्रिएटर होता है उसको हम वीडियो एडिटिंग लाइक हमारे वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन किए हुए डायरेक्टली पैकेजेस विद प्राइसिंग। ओके, मैं वीडियो एडिटिंग वेबसाइट कौन सी है? नाम contentmedia.in वेबसाइट का नाम है। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको 3 प्लान्स दिखेंगे, जिसके अंदर कुछ फिनटेक कंपनीज के लिए कंटेंट क्रिएशन के प्लान्स है, कुछ वीडियो एडिटिंग के प्लान्स है। तो वो मतलब कोई बंदा दुबई में बैठा तो डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर सब्सक्राइब कर सकता है। वीडियो एडिटिंग है तो सब्सक्रिप्शन सर्विस, मतलब उसको कॉल भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वहाँ पे सब्सक्राइब करेगा, उसको ईमेल जाएगा और उसका काम व्हाट्सएप के थ्रू वो स्टार्ट हो जाएगा। तो और लोगों को कैसे अप्रोच किया था आपने, क्लाइंट्स कैसे जोड़े? के अंदर देखो, सबसे जो हमारे पास में आज बेस्ट टूल है वो इंटरनेट हमारे पास में। एग्जैक्टली। स्किल्स हमारे पास में, थोड़ा सा कोल्ड डीएम करना सीख जाओ। एआई भी अब तो आ गया है, तो आप एआई का हेल्प लेके कोल्ड डीएम से ड्राफ्ट कर सकते हो। तो बस पोटेंशियल आपका, लोग क्या बोलते हैं 1000 कोल्ड डीएम भेजो तो आपको एक रिप्लाई मिल ही जाएगा। मैं कहता हूँ हो सकता है एक भी ना मिले वापस, आप भेजो तो, बिकॉज आपका जो
तरीका अगर सही नहीं है ना डीएम भेजने का, तो आप लाख डीएम भेजो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस लीड को आप टारगेट कर रहे हो वो सही होनी चाहिए। अब मेरे को पता था मेरे को फाइनेंस इन्फ्लुएंसर की एडिटिंग सुधारनी है ना, तो मैंने लिस्ट ऑफ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर निकाले जिनकी एडिटिंग बहुत रहती है, कंटेंट बहुत बढ़िया है ना। तो फिर मैंने उनको पॉइंट आउट किया, भाई तेरे एडिटिंग में ये कमी है कि तू यहाँ पे ये ब्रांडिंग का यूज कर, ये ग्राफिक्स डाल, थंबनेल डालेगा तो अच्छा फीड बनेगा। और आप उनको कुछ डेमो भी देते रहे। फिर मैंने कहा ये फ्री सैंपल हमने तेरे लिए बनाया है, ये तेरे लिए थंबनेल डिजाइन कर, मेरे को थंबनेल डिजाइन करना आता था, ये डिजाइन मैंने किया, मेरे पास कोई एम्प्लॉय नहीं था उस टाइम, खुद ही था सब कुछ मैं। आप अकेला इस चक्कर में एक बंदी के फॉलोवर थे उस टाइम 3 लाख, एक के थे 2.5 लाख, नाम नहीं लूंगा, वो सारे विद इन वीक क्लोज हो गए मेरे। और उस मेरे कंटेंट मीडिया के पेज पे उस टाइम फॉलोवर थे 40 फॉलोवर केवल। लोग बोलते हैं ना आपको बहुत बड़ी अथॉरिटी चाहिए कोई डीएम क्लोज होने के लिए, नहीं चाहिए। अगर आपके बात में दम है और आपने बार बार फॉलोअप्स लिए हैं तो इजीली आपका क्लाइंट क्रैक हो जाएगा। और आपके इनिशियल 5 क्लाइंट्स आपको डायरेक्टली क्रैक करने जरूरी, मैं तो ये मानता हूँ। अब 5 क्लाइंट्स क्रैक करने के बाद अगर आपका काम में दम है ना, तो आपको 50 क्लाइंट्स वो 5 ही लाके दे देंगे, मिलता ही है ना। आज आपने मेरे को बोला, मेरे को आपसे बात करके अच्छा लगा, तो मैं मेरे 4 दोस्तों को बोलूंगा जो मेरे फील्ड में पॉडकास्ट करना था। तो इसका मेरे को तो एक बार मेहुल ने बोला कि चेतन के पास चलना है, अब मैं 5 लोगों और लेके आ जाऊंगा, क्यों? बिकॉज मेरे को मजा है यहाँ पे पॉडकास्ट करने, है ना। तो वो जो एक्सपीरियंस आप क्लाइंट्स को प्रोवाइड करोगे ना, आपको माउथ मार्केटिंग के थ्रू आपका नाम बन जाएगा। और मेरे साथ वही हुआ पिछले 18 महीने में। माउथ मार्केटिंग, डीएम्स के और आपका काम लोगों को अच्छा, वही सही बात है। और मुकुल भाई इसमें एक चीज़ अगर आप बता सको कि जो पहले क्लाइंट्स थे, जैसे अपना 2 लाख 3 लाख जो भी उनके फॉलोअर्स थे, तो अर्निंग कितना हुआ था आपका पहले महीने का अर्निंग? मुझे हाँ, जब एजेंसी का जो रेवेन्यू था मेरा फर्स्ट मंथ का, वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लाइक दैट वाज अराउंड 40 to 50,000। इट वाज भाई बहुत है यार। इनिशियल में मेरे को बहुत ज़्यादा लगा, बहुत ज़्यादा है। तो 40 to 50,000 जो रेवेन्यू था उसके अंदर जो कंटेंट मीडिया का डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं कहूँगा मैं, उसके अंदर क्या मेरा खुद का एक कंसल्ट भी मैं करता था। जो क्रिएटर्स थे वो मेरे एक दोस्त ही थे, तो उनके चैनल को संभालना, उसके चैनल पे क्या वीडियो जाएगी, तो उस कंसल्टिंग का भी चार्ज था उसके अंदर कुछ। बाकी हमारा एडिटिंग सर्विसेज का था, वो शायद 12 से 15 हज़ार का उसके अंदर कंट्रीब्यूशन था केवल। ओके। और विद इन 3 months वो रेवेन्यू स्केल होके फिर 6 फिगर को भी क्रॉस कर गया था। 1 लाख 2 लाख ये होना शुरू हो गया था इन 6 मंथ्स के बाद। 3 से 6 महीने के अंदर वो बिलिंग जो 1.5-2 लाख के आसपास पहुंचनी शुरू हो गई थी, बिकॉज ब्रांड्स के साथ काम करना शुरू कर दिया था और क्रिएटर्स की भी बिलिंग बढ़ने लगे बिकॉज काम अच्छा था। एग्जैक्टली, दैट वाज द रीजन। ग्रेट यार, मतलब ये तो बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी कि यार मतलब आपने स्कूल से सीखा कंटेंट क्रिएशन, थंबनेल्स वगैरह, फोटो एडिटिंग, फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग में आप आए, एंड देन 50,000 तो मतलब फर्स्ट मंथ में नहीं होता यार भाई। मैंने बहुत बार देखा है कि 50,000 नहीं होता है, और टीवी सिटी के अंदर तो बहुत बड़ी बात है। मतलब उस दिन मेरे को ये लगा था कि यार अपन ने जो इतने साल किया है उसमें उसकी वर्थ है कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर, और अपन इस फील्ड के अंदर कुछ ढंग का कर लेंगे। तो फिर मेरे को एक वहां से आइडिया मिल गया, मैंने मेरा खुद का कंटेंट बंद कर, जो आज तक बंद पड़ा है। मैं शायद अब आज के पॉडकास्ट के बाद शुरू करूंगा। 2 साल से मैंने मेरा खुद का कंटेंट क्रिएशन बंद किया, क्लाइंट के ऊपर पूरा फोकस हो गया कि भाई एक चीज जब आपको मिल जाती है और जेब में पैसे नहीं होते तो पूरा फोकस होता है पैसे कमाओ, पहले खुद स्टेबल हो जाओ। और ये बात मैं जो स्टार्ट कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन उनको बोलूंगा कि आप जेब अगर आपकी गर्म नहीं है तो कंटेंट मत बनाओ, डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। सही बात। बिकॉज 1000 में से 10 ऐसे कंटेंट क्रिएटर, भाई वही चीज मुझे पूछनी है, डार्क सीक्रेट ऑफ कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री के बारे में। वही तो कितने लोग वही बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरे एग्जांपल लो, अगर मैं उस टाइम 25,000 सब्सक्राइबर पे था और उस टाइम मैं पिछले 6 महीने से 25,000 सब्सक्राइबर पे अटका हुआ था, 20,000 सब्सक्राइबर पे अटका हुआ था, ग्रोथ हो ही नहीं रही थी। दिन भर रात को फ्रस्ट्रेशन आ रही है, कौन से टॉपिक पे कंटेंट बनाऊं, वायरल नहीं जा रहा हूँ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। बट मेरे को ये चीज़ मिल गई कि यार मेरे पास पैसे भी तो नहीं है दूसरे कमाने को, सोर्स ऑफ मनी है ही नहीं। मेरे पास स्किल क्या थी, सर्विस की। तो पहले मैंने क्या सोचा, पहले पैसे कमा लेते हैं फिर कंटेंट तो कभी भी बना लेंगे, है ना। तो वो चीज़ की मैंने अभी 2 साल में यही काम किया और खुद के दम पे मुंबई मूव हो गए। और एक Tier 3 सिटी, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, Tier 3 कॉलेज से मुंबई जैसी सिटी में आना, बेंगलोर जाना भाई के साथ में, राहुल के साथ में, दिल्ली जाना फ्रीक्वेंटली, बेंगलोर जाना, तो वो अचीव करना भी अपना आप में एक बहुत बड़ी बात चीज़ थी हमारे लिए, हम दोनों के लिए। बेसिकली राहुल का पॉडकास्ट आप देख सकते हो चैनल पे नए हो रखा है वैसे। यस वो वाली चीज़ जो थी ना, वो अचीव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मैं पूरा प्रॉपर सेटअप करके जब चाहूँ तब कंटेंट शुरू कर सकता हूँ। मेरी खुद की टीम है, कितने एम्प्लॉइज है, लाइक फ्रीलांसर्स एंड एम्प्लॉइज मिला के 20 लोगों की टीम हो गई, पूरी रिमोट टीम है इसके अंदर एम्प्लॉइज एंड फ्रीलांसर्स भी। ग्रेट यार, ग्रेट। तो कोई भी सर्विस हो कंटेंट क्रिएशन में तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हो। कितना भी बड़ा चैनल हो, कोई भी हो, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग। देखो कंटेंट क्रिएशन बहुत लंबा प्रोसेस, इसके अंदर प्री प्रोडक्शन का पार्ट होता है जिसमें स्क्रिप्टिंग होती है, आइडिएशन होता है, स्ट्रेटजी होती है, वीडियो की डिलीवरी कैसे होगी, फिर उसका शूट करवाना होता है, हम शूट्स भी करवाते हैं। ओके। एक्टर एक्ट्रेसेस को हायर करके उस ब्रांड के बिहाफ पे वीडियोस बनवाना, ओके, और फिर उसकी एडिटिंग करनी। तो वो पूरा जो एंड टू एंड प्रोसेस है कंटेंट क्रिएशन में,
जो भी कंपनी कुछ भी सोच सकती है वो सब हम कर सकते हैं ग्रेट। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया के अंदर। सही बात। इतना ही कहना चाहूँगा। और कंटेंट क्रिएशन कितना हार्ड है इस टाइम पे सक्सेस मिलना? तो कोई एज अ मतलब कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है अपना, तो ये कितना डिफिकल्ट है? कुछ डेटा के बारे में आप बता पाओगे कि तो कितने लोग? कंटेंट क्रिएशन की डार्क रियलिटी अगर मैं बताना चाहूँ तो अपन को तो क्या दिखता है ग्लैमर कि यार एलविश भाई ने ये कार ली, एलविश भाई इतना छाप रहे हैं, ये भाई साहब इतना छाप रहे हैं, मतलब टेक बर्नर तो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। वो कौन से लोग? वो 0.1% में आ गया कंटेंट क्रिएशन के, हमको केवल वो ही दिखता है। मेहनत या भी फिर बहुत आपको ज्यादा फॉलो, वो 10 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत मेहनत। और अभी जो शुरू कर रहा है वो नहीं को आइडल बनाएगा। सबसे बड़ी गलती वही कर रहा है कि मेरे को तो टेक बर्नर जैसा बनना है। भाई उसका तो उम्र देख 10 साल का एक्सपीरियंस है उसका और तो अभी तक 17 साल का है, बराबर है ना। तो वो उस टाइम से ऐसी तैसी करवा रहे हैं अपने, उस टाइम से उन्होंने कितने नंबर ऑफ वीडियोस डाल दी, तब जाके वो इस लेवल पे पहुंचे हैं। करंट एक डेटा है 2022 की एक रिपोर्ट है, इंडिया के अंदर 8 करोड़ से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हो चुके हैं। लोग बोलते हैं ना ये बहुत लिख से हटके चलने वाला फील्ड है, अब नहीं रहा वो। नहीं। हर बंदा कंटेंट क्रिएटर, आपको गली गली के अंदर कंटेंट ब्लॉगर्स तो अभी हर बंदा ऐसे कैमरा लेके शूट कर रहा है। मेरा भांजा है 5 साल का, वो सौरभ जोशी को देख के ऐसे यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो एंट्री बैरियर ही नहीं है ना इसके अंदर। सही बात है। आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, आप अगर अच्छा इंटेलेक्ट नहीं है आपके अंदर, आप तैयारी नहीं कर सकते उसकी। आईआईटी की तैयारी करनी है आपके अंदर, पढ़ाई के अंदर सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, एक अच्छा मोटिवेशन हो, तब जाके आप आईआईटी तैयारी के अंदर बैठ पाओगे। सही बात है। इसके एंट्री बैरियर ही नहीं है, फोन लेके चालू करना है। हाँ, 8 करोड़ से ज्यादा एक डेटा है, 8 करोड़ से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं हिंदुस्तान में। उसमें से 1.5 लाख लोग केवल ऐसे हैं जो उससे पैसा बना रहे हैं, बाकी सारे केवल टाइम पास कर रहे हैं। वो उस पैसा भी अब ना 1.5 लाख में से ऑन एवरेज जो हर बंदा पैसा कमा रहा है वो 25,000 रुपये महीना कमा रहा है बस। ठीक है। अब उस 1.5 लाख में से टॉप 1% जो लोग हैं, लाइक 1000-2000 जो लोग हैं, वो इनसेन अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर रहे हैं, जो कि हो सकता है 8 लाख 10 लाख पर मंथ वगैरह, 18 लाख 20 लाख, और उसमें भी एडसेंस प्लस स्पॉन्सर उसके अंदर स्पॉन्सर्स आ गए, ब्रांड डील्स आ गए। तो अपन वो उन 2-4 हजार लोगों को देख के कंटेंट क्रिएशन अगर शुरू कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि 2 महीने के अंदर मैं वायरल फॉर्च्यूनर ले लूंगा, मेरा भी ड्रीम सेटअप हो जाएगा, तो भाई नॉट पॉसिबल। मैंने मेरा ड्रीम सेटअप बनाने की कोशिश की है। अभी रिसेंटली मैं मेहुल के साथ बैठ के ये बात कर रहा था कि भाई 2 साल की मेहनत लगी इसके अंदर, और वो भी कंटेंट क्रिएशन से नहीं आया पैसा, वो मैंने बिजनेस कमाया है। आपने सर्विस प्रोवाइड को एज अ सर्विस दिया, उससे जो पैसा कमाया उससे जाके मैं आज मेरा जो सेटअप मेरे को बनाना था वो बना पा रहा हूँ मुंबई के अंदर। अब मैं कंटेंट क्रिएशन कभी भी शुरू कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो आप जरूर ट्राई करो। मैं ये बोल के डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा किसी को भी, बट यू शुड ट्राई फॉर कंटेंट क्रिएशन। मैंने भी ट्राई किया, 400 वीडियो बनाने के बाद में मैंने पॉज किया उसके ऊपर, है ना। तो पहले 400 वीडियो बनाओ, अब तुम्हारी ना चले फिर तुम लाइफ में पाइवट जरूर लेना। वहां पे ये मत सोचना कि मेरे को तो करते ही रहना है। अगर तुम फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे मेरे को क्या करना है और कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा और जेब आपकी गर्म नहीं है, पैसे नहीं आपके पास में, तो आप एक बार कंटेंट को पॉज करो, सर्विस प्रोवाइडर बनो, दूसरा बिजनेस करो, कुछ पैसे कमाओ, फिर आप कंटेंट क्रिएशन को वापस स्टार्ट करो। एग्जैक्टली। बिकॉज एंट्री बैरियर कुछ भी नहीं है। अभी कोई भी कंटेंट क्रिएशन अगर शुरू करेगा वो 6 महीने में वायरल हो सकता है, अगर उसका प्रोडक्शन अच्छा है, उसकी स्क्रिप्टिंग अच्छी है, तो कोई बड़ी डील नहीं है। पर उसके अंदर पीछे बैकअप होना चाहिए कि पैसे का एकमात्र सोर्स कंटेंट क्रिएशन नहीं होना नहीं हो। तो सबसे बड़ी एक फैक्ट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करता हूं तो मेरा मॉनेटरी सोर्स, मेरा जो रेवेन्यू ऑफ स्ट्रीम है वो कुछ अलग, वो मेरी कंपनी है। एग्जैक्टली। वो कंटेंट क्रिएशन नहीं, वो मेरी कंसल्टिंग, मेरी कंपनी, ये चीजें होगी। मुकुल भाई, पैसों के बारे में तो बहुत बात कर ली हमने, आपने सारी चीजें बता दी कि कैसे कंटेंट क्रिएशन की एक इंडस्ट्री है, आपकी सर्विसेज वगैरह सारी चीजें हो गई। तो आपका पर्सनल कंटेंट के बारे में आप क्या बताओगे भाई? क्या क्वेश्चन हुई है यार, गर्लफ्रेंड वगैरह रिलेशनशिप्स के ऊपर आपको? तो देखो मैं खुद अभी हूँ 22 का, इस साल 23 का होऊंगा, और रिलेशनशिप्स के बारे में शुरू से मेरे माइंड में यही रहा कि आजकल आप देख रहे हो मुंबई जैसे शहर में अब आ गया, तो यहाँ पे तो आके मैं शॉक्ड हो गया कि हुकअप कल्चर, सिचुएशनशिप्स, डेटिंग कल्चर बहुत नॉर्मल चीज़ है, और हम छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे ये सब इतना नहीं होता है। और मेरा माइंडसेट शुरू से ऐसा ही था कि अगर मैं किसी को डेट करूँगा तो जिससे शादी करनी होगी उसी से डेट करूँगा, या फिर लॉन्ग टर्म थिंग्स वही होनी चाहिए। मतलब टाइम पास के लिए, मजे लेने के लिए डेटिंग करना, वो सब चीज़ें शुरू से माइंड में सूट ही नहीं करती थी। पहले करियर ही था, करियर थोड़ा थोड़ा सेट होना शुरू हुआ, फिर मैंने रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा बहुत सोचा कि यार ये भी एक लाइफ का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सोचना जरूर चाहिए इसके ऊपर अपन को, है ना। तो मेरे को अगर ऐसा कोई स्कोप मिलता है कि जहाँ पे मेरे को लगता है कि सीरियस है सामने वाला बंदा और मेरा लाइफ के अंदर आगे लॉन्ग टर्म रिलेशन बन सकता है, तो मैं मेरा जान लगा देता हूँ उस रिलेशनशिप में, एफर्ट के अंदर। फिर भी अगर एंड में अपन को लगता है आज से कंपेटेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो जस्ट पॉज दैट,
और वापस अपने करियर पे फोकस करो। तो आजकल के यूथ क्या कर रहा है, चेज करने पे बहुत लगे हुए हैं, इन्हीं चीजों के ऊपर कि यार ये करियर पे फोकस नहीं कर रहे, गर्लफ्रेंड बन नहीं रही है, डेस्परेट हो रखे हैं, डीएम्स कर रहे हैं, डेटिंग एप्स के ऊपर दिन भर स्वाइप्स कर रहे हैं, Correct. तो उसका कोई सेंस नहीं है ना। करियर तो खराब कर पहले करियर ही खराब कर रहे हो ना, करियर तो सुधारो, फिर डेटिंग ऐप में प्रीमियम लेके स्वाइप करो ना, बम्बल का प्रीमियम लो, टिंडर का प्रीमियम लो, फिर स्वाइप करो। आप Right. बैंक अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हो, फिर स्वाइप करो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। सही बात है। तो करियर सेंट्रिक बनो, और रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आपको ऐसा कोई पार्टनर या फिर ऐसा कोई कलीग कोई अप्रोच करता है लाइफ के अंदर कि यार आपको लगता है कि यार मेरे लाइफ में ये सीरियसनेस मेंटेन हो सकती है, लॉन्ग टर्म रिश्ता बन सकता है यहाँ पे, तो पूरा एफर्ट डालो वहाँ पे एफर्ट में भी कमी मत डालो फिर, है ना। वो लोग क्या करते, थोड़ा सा एफर्ट मारेंगे और लगा कि यार सामने से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ब्रेकअप कर दिया। नहीं, पूरी मेहनत करो कि लाइफ टाइम रिग्रेट ना आ रही है। मैंने मेरे एंड से सब जान झोंक दी उसके, और वो हमेशा नहीं करना चाहिए। एक लड़की के लिए नहीं कि जो भी मिली तुम कर रहा है, तो वो हुकअप कल्चर में आ गए तुम। हाँ, exactly. तो वो सीरियसनेस ऑफ रिलेशनशिप होनी बहुत जरूरी है। डोंट डेट फॉर फन, है ना, करियर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मुकुल भाई, जिस सिटी से आप आते हो, तो वो सिटी हो गई, या मैं जिस सिटी से आता हूँ, तो एक लेक पुलिंग के बारे में आपने सुना होगा। ये डेफिनेट जो भी कुछ आगे बढ़ता है तो ये चीज़ें होती है। कोई कोई लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती कि यार ये अभी ये कर रहा है, वो कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको आया है, या उसके बारे में आप क्या बताओगे? ऑनेस्टली सिंह चेतन में लाइफ में अच्छे लोग ही मिले हैं जो सामने मेरे को दिखता है, बट पीछे से बोलने वाले बहुत लोग होंगे, बैक बिचिंग करते हैं, आई डोंट नो। और मेरे कोई जो क्लोज लोग हैं वही मेरे को बताते हैं, वो तुझने तेरे बारे में ऐसा कुछ बोला, तो मेरे टेक्निकली इतना फर्क नहीं पड़ता उन बातों से। अगर फर्क पड़ता तो आज शायद आप मेरा पॉडकास्ट नहीं ले रहे होते। सही बात। अभी उनकी बातों से अफेक्ट होकर कुछ ना कुछ करने लग जाता है ना। तो मेन वो चीज़ है कि लोग हर जगह होंगे आपके, वो लोग ऐसे हैं वो खुद कुछ नहीं कर रहे अपनी लाइफ के अंदर। उनका काम है कि है हर तीसरे आदमी के लिए जजमेंट करना, है ना। तो लाइक मैंने 10th में टॉप किया, 12th में टॉप किया, और मैं कोटा पढ़ने के लिए गया, मैं कोटा से वापस आया, तो बहुत लोगों ने ऐसे बातें बनाई कि यार हम घर वालों के पैसे खराब कर दे कोचिंग के अंदर, और इसने टॉप किया हुआ है फिर भी ये कौन सी है यूट्यूब कर रहा है, कंटेंट पड़े, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, केवल खराब कर रहा है खुद को, है ना। उनको नहीं पता था ना ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री है, और मैं 8th क्लास इस इंडस्ट्री को स्टडी कर रहा था। तो वो मेरे सामने कहीं पे स्टैंड नहीं करता, उनका सही बात है ना। तो वो चीज़ थी कि मतलब आप भी सोच सको, अगर मैं पढ़ाई में इतना अच्छा था, तो मैं अगर IIT मतलब एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेता या फिर मैं UPSC की तैयारी करता, तो मेरे लिए आइडियल जो करियर पाथ था फैमिली के लिए या फिर जो लोग मेरे को जज करते थे उनके लिए वो था सरकारी नौकरी वाला। exactly. और मैंने उनको एकदम बीट कर दिया, किसने तो प्राइवेट नौकरी की तैयारी नहीं की, पता नहीं अलग की दुकान लगा के बैठे आप। तो वो चीज़ सब जगह होती है। मेरी फैमिली, जो मेरे पेरेंट्स, मेरे सिस्टर, मेरे जो क्लोज्ड वंस है, लाइक महबूल है, मेरे जो अच्छे दोस्त हैं, वो सारे बहुत पॉजिटिव और सपोर्टिव है सबसे। तो एक जो क्लोज्ड आपका रिश्ता होता है ना, वहाँ से अगर लेग पुलिंग नहीं मिल रही, वहाँ से बैक बिचिंग नहीं मिल रही है ना, तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। सही बात, वो वाला चीज़ है। एग्जैक्टली। मुकुल भाई, थैंक यू सो मच। आपने जो इन्फॉर्मेशन आज दी है कंटेंट क्रिएशन के बारे में, बहुत कम वीडियोस है यूट्यूब पे, कैसे आप उसमें एक आपका खुद का भी चैनल बना सकते हो और आप एक सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो। और गाइज, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो या और आपको अच्छी एडिटिंग वगैरह चाहिए, थंबनेल्स चाहिए, तो आप भाई को फॉलो कर लो। सबसे पहले कोई फिनटेक कंपनी के फाउंडर हो तो सबसे पहले हाँ, अगर फिनटेक आपकी इंडस्ट्री है, आपको शेयर मार्केट आता है, या फिर कोई आपके कुछ कंसेप्ट अच्छे शेयर मार्केट में, फाइनेंस इंडस्ट्री में, तो आप इनसे बात कर सकते हो। ही विल गाइड यू हाउ टू क्रिएट अ कंटेंट, और आप इनसे भी कंटेंट क्रिएट करवा सकते हो। तो मुकुल भाई, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट चेतन भाई फॉर इनवाइटिंग मी। चेतन भाई बहुत बिंदास आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनके चैनल को मेरे बिहाफ पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। थैंक्स अ लॉट गाइस, इन्होंने भी देखा, और आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा पॉडकास्ट। थैंक यू मुकुल भाई।